जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। नमस्कार, मून टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुनो सरकार। सुनो सरकार में आज हम बात करने जा रहे हैं CS यानी कंपनी सेक्रेटरीज क्या चाहते हैं भारत सरकार से, इस समय वो किस समस्या से जूझ रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी है क्या, कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है, बिजनेस में कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, आगरा में कंपनी सेक्रेटरीज किस तरह से काम कर रहे हैं, इस सब पे चर्चा होगी हमारे कार्यक्रम सुनो सरकार में। और मेरे सहयोगी तरण रावत बात करेंगे CS से, और CS किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और भारत सरकार से वो क्या चाहते हैं हमारे कार्यक्रम सुनो सरकार के माध्यम से। जी तरण। नमस्कार, मैं सभी पैनल के लोगों से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इतने महत्वपूर्ण टाइम दिया उन्होंने हमारे साथ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मून टीवी का, राजीव दीक्षित जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए हम कंपनी सेक्रेटरीज को अपना जो रोल है, हमारे कंपनी सेक्रेटरीज का जो भी MCA से रिलेटेड जो रोल है उसको जस्टिफाई करने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले मैं जो है इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे सारे कंपनी सेक्रेटरीज का जो यहाँ पर मौजूद है। CS RC शर्मा जी पास्ट चेयरमैन रह चुके हैं आगरा शाखा के और पिछले 10 या 15 सालों से वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा CS अनुज अशोक जी का, जो कि इस समय आगरा शाखा के मेंबर हैं। मैं यहाँ पर हमारे साथ पास्ट चेयरमैन चिराग गर्ग जी बैठे हुए हैं, मैं उनका भी वेलकम करना चाहता हूँ, जो कि पास्ट चेयरमैन रह चुके हैं आगरा शाखा के। और तुलिका बंसल जी जो कि वाइस चेयरमैन है इस समय प्रेजेंट में आगरा चैप्टर की। बिल्कुल, आपने पूरे अपने पैनल का तो आपने परिचय करवा ही दिया। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरे सहयोगी जो इस सूत्रधार हैं इस कार्यक्रम के, वो तरण रावत, वो पिछले 10 वर्षों से कंपनी सेक्रेटरी के रूप में आगरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। साथ ही वो पास्ट चेयरमैन हैं आगरा चैप्टर के, कंपनी सेक्रेटरीज के आगरा चैप्टर के। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शर्मा जी से कि आशीष जी से कि कंपनी सेक्रेटरी है क्या। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि ये चर्चा है कंपनी सेक्रेटरी और उसके प्रोफेशन के बारे में, तो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई एक ऑटोनोमस बॉडी है और जो प्रोफेशनल कोर्स कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कराती है। इसका इतिहास काफ़ी सन 1959 से है और इसका रेगुलेशन 1982 में बना था। कंपनी सेक्रेटरी का मुख्य कार्य जो था शुरू में निर्धारित किया गया था कि जो बड़ी कंपनियां हैं और जो पब्लिक इशू यानी IPO में जिनके शेयर्स जो हैं सूचीबद्ध हैं अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजों में, उनके कार्यों को प्रॉपर तरीके से देखे ताकि जो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके हितों को अच्छी तरीके से उनके हितों का पालन किया जा सके और उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो और उनके अपने शेयर्स हैं या ट्रांसफ़र की एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर होती चली जाए। धीरे धीरे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जो है काफ़ी एलाबोरेट होता चला गया और बहुत ज़्यादा परिवर्तन 2001 में आया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिया कि जो भी कंपनी जिनकी कैपिटल 10 लाख या उससे ज़्यादा होती है उनको कंपनी सेक्रेटरी से एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट, इस बात का सर्टिफिकेट लेना जरूरी था कि उन्होंने कंपनी लॉ के प्रावधानों में आने वाले सभी नियमों का भलीभांति पालन किया है या नहीं किया है। और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी का रोल जो है काफ़ी बढ़ गया, कंपनी में कॉरपोरेट वर्ल्ड में बढ़ गया। पहले बड़ी कंपनियां थी, फिर छोटी कंपनियां भी उसके दायरे में आ गई हैं और आज इतने ज़्यादा कानून कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। मुख्य कानून कंपनी लॉ है जिसके अंतर्गत ही अपने आप में बहुत बड़ा रोल कंपनी सेक्रेटरी अदा करते हैं और उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स हैं, रेरा का भी एक्ट्स है, GST का भी एक्ट्स है, इनकम टैक्स का भी है, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छी अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज दे रहे हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी
का रोल जो है आज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में एक परफेक्ट स्पेशलाइज्ड पर्सन के रूप में कंपनी सेक्रेटरी स्थापित हो चुके हैं और वो पूरे देश को और जो देश से बाहर भी जुड़े हुए एसोसिएट कंट्री हैं जहाँ पर कंपनी लॉ की अप्लीकेबिलिटी होती है और जो भारत में अपना कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं या भारत के बंदे जो भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो बाहर करना चाहते हैं, तो उनको सारी राय उनके क्या इनेक्टमेंट्स हैं, कौन कौन से कानून का पालन करना होगा और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से अप्रूवल्स चाहिए, वो सारा जो दिशा निर्देश जो करते हैं, दिशा मार्गदर्शन, वो कंपनी सेक्रेटरी ही करते हैं। अनुज जी, जैसा कि मेरी जानकारी है किसी व्यापार या उद्योग में 3 ये लॉज को या उसको देखने के लिए, उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए जहाँ CA की ज़रूरत होती है, CS की ज़रूरत होती है, ICWA की ज़रूरत होती है, तो इन दोनों से अलग हटके एक कंपनी सेक्रेटरी क्या कार्य करता है और किन किन लॉज को देखता है, वो किन किन जिम्मेदारियों को देखता है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अनुज अशोक है। मैं लगभग 23 साल से आगरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ काम मैं दिल्ली पे करता हूँ और जब से MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको डिजिटलाइज किया है सन 2006 से, तब से हम सब लोग पैन इंडिया कहीं भी काम कर सकते हैं। काम क्या क्या करता है कंपनी सेक्रेटरी, इसे बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक रोल भी बताऊंगा। जैसे हमारे RC सर ने बताया कि 1959 में हम लोग आए, एक एक्ट से हम लोगों का पार्लियामेंट में अप्रूवल दिया गया कि ऐसी भी एक विधा होनी चाहिए। उससे पहले 96-92 में जब शेयर मार्केट में बहुत बूम था, हर्षद मेहता का जब टाइम हुआ करता था, तो उस वक्त ये देखा गया कि कंपनीज की कंप्लाइंस में, चाहे वो शेयर कैपिटल की कंप्लाइंसेज हो, शेयर ट्रांसफर की कंप्लाइंसेज हो या स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लाइंसेज हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ काम करना हो, तो उन सबके लिए एक स्पेशलाइज आदमी चाहिए होता था जो कंपनी सेक्रेटरी के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या बाकी और जो लोग कंपनी में कार्यरत थे वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। वो नहीं कर पाने का रीज़न भी मैं बताता हूँ, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी एज सच जो हम लोगों का कोर्स कैरिकुलम डिज़ाइन किया गया है उसमें लगभग हम लोगों को 70 से ज़्यादा एक्ट और कानून समझाए जाते हैं। उसमें इतने सारे एक्ट हम लोग पढ़ के आते हैं अपने कैरिकुलम में कि वो सारे एक्ट्स के माध्यम से हम जितना नॉलेज हासिल करते हैं वो सारा नॉलेज हम लोग सोसाइटी में दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए दे सकते हैं। जैसे काम की अगर बात करें तो हम लोग GST पढ़ते हैं अपने कैरिकुलम में। हम लोग, हमारे मेंबर्स आज आगरा में GST की बहुत अच्छी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपील्स तक भी वो लोग प्रेजेंट हो रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे इनकम टैक्स की अगर बात करें तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो आगरा में इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइलिंग के साथ साथ असेसमेंट पे भी जा रहे हैं और अपील फाइलिंग तक भी जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें RBI के अंदर क्या काम करते हैं, तो फैमा से रिलेटेड, चूंकि आगरा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का एक बड़ा एरिया है जहाँ से एक्सपोर्ट बहुत होते हैं, शूज़ का बड़ा एक्सपोर्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, तो वो सारी कंप्लाइंसेस के लिए भी कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छा कैंडिडेट है जिस प्रोफेशनल को आप ट्रस्ट करके उसको वो कंप्लाइंसेस दे सकते हो। और ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं आगरा में बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी और बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी जब आगरा में नहीं थे उससे पहले ये सारा काम दिल्ली के प्रोफेशनल्स के माध्यम से किया जाता था, क्योंकि आगरा के अलावा ये माना जाता था कि जिस तरीके के जो टिकलिश जॉब हैं, जैसे अगर आप किसी विदेशी फर्म से आगरा में किसी कंपनी में अगर पैसे इन्वेस्ट करा लेते हो या आगरा की कोई कंपनी विदेशी किसी फर्म में इन्वेस्ट कर रही है तो उसके लिए RBI कंप्लाइंसेस होती हैं, FCGPRA फॉर्म भरना होता है, FIRC चाहिए होता है। वो इस तरह की कुछ टिकलिश कंप्लाइंसेस हैं जो RBI ने आपको डिप्लॉय कर रखे हैं और टाइमली करना भी है। उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफ़ी हद तक सपोर्ट करते थे, लेकिन वो बहुत कम लोग थे, जबकि कंपनी सेक्रेटरी वो सारे कानून पढ़ के आता है। मैं क्यों बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हमारा कोर्स ही इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हमें वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली सोसाइटी में अपडेट कर सकते हैं। हम लोग जॉब में भी हैं, हम लोग प्रैक्टिस में भी हैं, और चूंकि आगरा के अंदर या आगरा से 2 टायर जितने भी सिटीज़ हैं उसमें आज की डेट में तो कंपनी सेक्रेटरीज का रोल बहुत आगे हो जाता है। हम लोग ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, हम लोगों का बहुत सारा जो कोर्स कैरिकुलम है वो 60-70% तक लगभग हमारा वो रिटन का है, थ्योरेटिकल है, तो हमें लॉ की ज़्यादा जानकारी दी जाती है। इस वजह से हमारे ड्राफ्टिंग का एक अलग से वहाँ पे कोर्स भी है, सब्जेक्ट भी है, एग्ज़ाम भी होता है। तो बाय टर्न हम लोग जब CS बन के आते हैं तो हमारा ड्राफ्टिंग किसी भी एक व्यक्ति से ज़्यादा सुदृढ़ होता ही है। तो वो भी एक हमारे पास क्रेडिट है कि अगर हम किसी की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो यकीनन बाकी किसी भी प्रोफेशनल से बेहतर ही होगी। चूँकि मौका नहीं मिलता है,
ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरीज को जाना नहीं जाता है, उनका भी उतना बड़ा फेस नहीं है 2 टायर सिटीज़ में, तो वो उस तरीके का काम हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर पूरा सोसाइटी अगर ये देखेगा और इन सब लोगों में कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी सोसाइटी को सर्व करने की, तो आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको खुद अंदाज होगा कि जो बाकी प्रोफेशनल्स कर रहे थे या जो कंपनी सेक्रेटरीज ने किया, उन दोनों में अंतर क्या है। और मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि जो कंपनी सेक्रेटरीज आपको सर्विस देंगे वो यकीनन बहुत बेहतर होगी, यकीनन बहुत बेहतर होगी। बिल्कुल 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 उन्होंने आपने देखा। सुनिका ये जब मानना चाहेंगे व्यक्तिगत का दौर है, पूरे वर्ल्ड में आपस में व्यापार और उद्योग से जुड़ा हुआ है इससे, तो ऐसे में माने सीए को हम देखते हैं या एक टैक्सेशन एडवोकेट को देखते हैं, इनसे अलग हटके और क्या क्या काम करता है, उसका बिजनेस में रोल क्या है कंपनी सेक्रेटरी का? मैं सीएस कविता बंसल, इस समय मैं आगरा चैप्टर की वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैं पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ आगरा में। वैसे मैं 20 साल हो गए मुझे कंपनी सेक्रेटरी बने हुए। वेल, आगरा में या किसी भी शहर में आप देखें तो कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी की ओवरऑल कंप्लायंस, लीगल जितना भी हेल्प कर सकता है। टैक्सेशन देख लेगा सीए, बट लीगली कंपनी हर चीज़ को कंप्लाई कर रही है, नहीं कर रही है, कंपनी एक्ट को फॉलो कर रही है, क्या कर रही है, उस चीज़ को जो अकाउंटिंग एंट्रीज भी हैं, सीए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुन के जो ओनर है उसकी बात मान के कोई भी एंट्री करा देगा, बट लीगली उसको कंप्लायंस रह जाती है कई बार। बट आपको सीएस बताता है कि हाँ, इसके लिए आप ये रेजोल्यूशन पास कर लो, ये आप परमिशन ले लो, तो आपकी वो चीज़ लीगल हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लीगली हमारा थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम लीगल में सब कुछ पढ़ते हैं, सारे लॉज हमें पढ़ाए जाते हैं अपने करिकुलम में। ऑलमोस्ट सारे लॉज हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं, और उन सब में हम कंपनी लॉ में तो स्पेशलाइज करते ही करते हैं। उसके अलावा भी जो सारे लॉज हैं वो हम रिपीटेडली करते रहते हैं, तो हमारी वो एक्सपर्टाइज बढ़ती जाती है और हम वो सीए से अलग हटके एक सोच जहां हमें कंप्लायंस करनी है, हमें एमसीए पर जाके रिपोर्टिंग करनी है, वो सब चीज़ें हम बहुत बेहतर तरीके से बता पाते हैं। बिल्कुल। चिराग जी, यदि हम बात करें 2 टायर सिटी या आगरा की बात करें तो उसमें सीएस के क्या इम्पोर्टेंस है, सीएस किस तरह से इस शहर को के उद्योग और व्यापार को सुविधाजनक या सुगम बना सकते हैं? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मून टीवी का कि जिसने कंपनी सचिव या कंपनी सेक्रेटरीज की समस्या को सुना और सरकार तक उस समस्या को पहुंचाने के लिए हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और ये समस्या केवल आगरा के सारे कंपनी सेक्रेटरीज या विश्व के या देश के कंपनी सेक्रेटरीज की नहीं है, ये जो भी बंदा कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कंपनी सचिव हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी का डायरेक्टर हो, कंपनी का प्रमोटर हो, स्टेक होल्डर हो, उन सबसे संबंधित समस्या ही हैं। क्योंकि ये जो नई वेबसाइट आई है उससे संबंधित क्या इश्यूज़ हैं, क्या दिक्कतें हैं या क्या फ़ायदे हैं। उसके अलावा जैसा सर का सवाल है कि कंपनी सेक्रेटरीज का आगरा जैसे शहर में क्या रोल है, तो फ्रेंड्स, चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे एमपी हो या कोई भी शहर हो, कोई भी प्रदेश हो, कंपनी सेक्रेटरी का सब जगह एक सा ही रोल होता है। जैसा हमारे पैनलिस्ट अनुज जी ने बोला कि मैं आगरा में भी काम करता हूं और दिल्ली में भी काम करता हूं, तो कंपनी सेक्रेटरी आगरा में बैठा हो या दिल्ली में बैठा हो या मैं कहूं किसी और शहर में बैठा हो, कंपनी सेक्रेटरी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी काम कर सकता है। आगरा शहर में जैसे एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा हब है, तो फॉरेन से जितना भी पैसा आता है वहाँ पे फेमा की कंप्लाइंसेस आ जाती हैं। उन फेमा की कंप्लाइंसेस को करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फेमा की कंप्लाइंस या फेमा की नॉलेज जितनी एक कंपनी सेक्रेटरी को होती है शायद ही किसी दूसरे प्रोफेशनल्स को होती हो। आगरा जैसे शहर में अगर कोई भी उद्योग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता है, कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक कंपनी बनानी होती है। वो कंपनी बनाने के लिए वो सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी के पास ही जाता है। आज की डेट में सारे प्रमोटर्स या कोई भी बंदा एक कंपनी बनाना चाहता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले कंपनी सेक्रेटरीज के पास आता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि कंपनी सेक्रेटरी के नाम में कंपनी शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कंपनी की अगर अच्छी किसी को नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, तो वो कंपनी सचिव ही है। और आगरा शहर कोई छोटा शहर नहीं है। टायर 2 सिटीज़ या टायर 1 सिटीज़ ये हम लोगों का सोचना है, बट आज की डेट में सारे काम ऑनलाइन होते हैं, पैन इंडिया बेसिस पे होते हैं। आगरा और दिल्ली में कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। आगरा के सारे प्रोफेशनल्स दिल्ली जाके सारी कंप्लाइंसेस पूरी करते हैं। दिल्ली में हमारे कई विभाग बने हुए हैं, कई रेगुलेटर्स बने हुए हैं, तो शायद कुछ लोगों का ये मानना है कि दिल्ली के प्रोफेशनल्स के पास, टायर 1 सिटीज़ के पास ज़्यादा स्कोप होता है।
पर फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की दूरी आज की डेट में 200 किलोमीटर है। आप सुबह जाएं, शाम को वापस आ जाते हैं। तो आप दिल्ली जाके, चाहे हमारा रीजनल डायरेक्टर आरडी ऑफिस हो, चाहे एनसीएलटी हो या आईबीसी हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सारे काम आप जाके उस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरीज आगरा का हो, दिल्ली का हो, बम्बई का हो, सब एक बराबर है। सबके पास करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आगरा शहर की मैं बात करूं तो आगरा शहर में 200 कंपनी सेक्रेटरीज रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर 100 कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिस के अंदर है और 100 कंपनी सेक्रेटरीज एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। आगरा जैसे शहर में भी कई सारी लिस्टेड कंपनियां हैं जहां पे कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, और जो 100 कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिस में हैं वो सब इतने ज़्यादा एंगेज हैं। इसलिए आगरा शहर में कहना कि काम की कमी है या आगरा शहर छोटा है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आगरा में कंपनी सेक्रेटरीज का रोल बहुत वाइडर है, बहुत बड़ा रोल है। तरण जी, जैसे कि एक आम आदमी या आम धारणा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसे सीए देख रहा है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसे कंपनी सेक्रेटरी देखता है। ये एक आम लोगों का एक थॉट है, तो उसमें कितना सच्चाई है कि पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड को किस तरह से डील कर? एक्चुअल में पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, सब जगह पर कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनी का बनने से लेके कंपनी के ख़त्म होने तक कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। कंपनी सेक्रेटरीज ज़्यादातर इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी, और फिर उसके बाद डे टू डे जो भी वर्किंग्स हैं, जैसे कि कंपनी के अंदर मिनट्स बनना, कोई भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स बनना, और टाइम टू टाइम अपग्रेडेड करना डायरेक्टर्स को और प्रमोटर्स को, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीज का जो मेन रोल है वो की मैनेजर पर्सन है। जैसे कंपनी अगर किसी कंपनी का कोई कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी के अंदर अपॉइंटेड होता है तो उसका की मैनेजर का रोल होता है। 10 करोड़ से ऊपर की जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल हो तो वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी का मैंडेटरी अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, कंपनी सेक्रेटरी का उतना ही पूरा रोल होता है। हम बात करते हैं अब इस समय कंपनी सेक्रेटरीज किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो दो दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते भी होंगे, भारत देश में किसी भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, उसका पंजीकरण या उससे संबंधित कोई भी कंप्लाइंस हो, जैसे कि वार्षिक रिटर्न होता है, बैलेंस शीट होती है, वो सब भारत सरकार की संचालित वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे अपलोड फाइल किए जाते हैं। उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने, और क्या चेंज हुए हैं वो बताएंगे हमारे साथ जो हमारे सीएस उपस्थित हैं, और क्या किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसकी अब चर्चा को संभालेंगे मेरे सहयोगी तरण रावत। मेरा जो आज का मुद्दा है बेसिकली, हमारा जो मुद्दा है बेसिकली यहाँ पर जो बैठे हम लोग, वो ये है कि आज जो एमसीए वेबसाइट है उससे किस तरह से स्टेक होल्डर्स जूझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस है और बहुत सारे काम जो हैं आज अटके हुए हैं इस वेबसाइट के कारण। हालांकि गवर्नमेंट चाहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, बट जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। इसलिए सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चन जो है आरसी शर्मा जी से है कि आज जो कंपनी सेक्रेटरी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, उनका एमसीए से क्या संबंध है, ये प्लीज़ आप प्रकाश डालें प्लीज़। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसके नेपथ्य में यानी इसके पीछे मैं जाके आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आज हम जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं ये ना के बराबर है अगर हम आज देखें तो, क्योंकि ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और उस टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे काम जो हैं डिले हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। मुझे इस प्रोफेशन में 28वां साल है, यानी 28 साल से मैं इस प्रोफेशन के अंदर हूँ, और वो दिन भी याद है जब हम कानपुर कंपनी बनाने के लिए कानपुर जाते थे, क्योंकि यूपी स्टेट का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो गवर्निंग बॉडी है वो कानपुर में थी, और वहाँ हाथ से रसीदें कटती थी। उसके बाद वो पेपर फाइल में लगता था, स्पेशल फाइल नंबर दिया जाता था, हमको अगले दिन बुलाया जाता था कि आप आइएगा, आपका नाम अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं में 4 से 5 दिन लग जाते थे, और 4-5 दिन वहाँ हम लोग रुकते थे। तो वो एक प्रक्रिया थी जहाँ पे हमें एक काम करने के लिए 5-5, 6-6 दिन लग जाते थे। फिर 2006 में सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ, सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन होने लगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सब चीज़ें फाइलिंग शुरू हो गई। 2006 में जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सारी चीज़ें आईं, उस समय भी शूटिंग ट्रबल, इसको मैं कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं कहूँगा, हाँ शूटिंग ट्रबल है। तो 2006 में फाइलिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ, उस समय भी हमें शूटिंग ट्रबल बहुत आती थी।
और उसमें धीरे धीरे अपग्रेडेशन करते गए। TCS के पास सारा काम था, उन्होंने जैसे जैसे समस्याएं आती गई उसको रिमूव करते गए और आफ्टर 6 या 7 महीने के बाद वो पूरी तरीके से चलने लगा। इसी प्रकार से अब जो हम V3 के अंदर हैं और V3 के अंदर भी समस्याएं आ रही हैं, वो जो है टेक्निकल ही समस्याएं, सरकार की तरफ से कोई समस्या नहीं है और कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से, कंपनी सेक्रेटरी अपना एफर्ट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उनको जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो ऐप है और जो वेबसाइट है वो जब काम नहीं करती है तो वो बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाते हैं और जिसका खामियाजा कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत भुगत रहा है। तो आज की जो समस्याएं हैं उसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये शूटिंग ट्रबल है और इस पर हम लोगों के प्रयास तो हो रहे हैं, हम अपनी समस्याएं सरकार को भी पहुँचा रहे हैं और सरकार भी इस पर प्रयासरत है। और मुझे आशा है कि जो कंपनियां इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रही हैं, जो फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, उससे होने वाली समस्याएं या कंपनी आगे काम नहीं कर पा रही है, किसी का IPO है, उसका प्रपोजल, उसका जो प्रोस्पेक्टस है ROC में फाइल नहीं हो पा रहा है, तो वो जो डिले हो रहा है वो एक बहुत बड़ा डिले है और उसकी वजह से जो हानि है, जो क्षति है और सरकार को भी है और इन्वेस्टर को भी है और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी चला रहे हैं उनको भी है। तो ये समस्याएं आई हुई हैं और ये V3 की समस्याएं शूटिंग ट्रबल के रूप में रेक्टिफाई भी हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि अगले 30 दिनों में इसका एक निदान मिल जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर से, बट मेरे सर एक छोटी सी बात आपसे बतानी थी मेरे को, क्योंकि रीज़न क्या है कि बहुत समय से आप पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आगरा के अंदर। सर उस टाइम में और आज के टाइम में दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले हमको पता होता, मतलब पहले जो क्लाइंट होते थे उन सबको ये पता रहता था कि ये काम कितनी देर कितना टाइम लेगा, लेकिन आज का जो इतना फास्ट टाइम चल रहा है उस टाइम के अंदर इतना डिले किसी काम में होना, क्लाइंट तो सर बहुत प्रॉब्लम करता है, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो बहुत प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो मतलब इसको कैसे कोप अप किया जाए? देखिए, काम हमें करना है और काम होना है आपके पोर्टल के थ्रू। तो अगर इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो किसी भी चीज़ को हाइड मत करिए। अपने क्लाइंट को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को टाइम टू टाइम मेल के द्वारा या टेलीफोनिकली के तरीके से उनको भी बताइए कि हम कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को हम सरकार तक पहुँचा भी रहे हैं कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, कृपया इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई किया जाए। तो ये वो चीज़ है जिसका निराकरण या जिसका निदान हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें बिल्कुल प्लेन और पूरे स्पष्टीकरण के साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये बता देना चाहिए कि इस समय ये समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा जब GST लॉन्च हुआ, GST पोर्टल लॉन्च हुआ, उसमें भी 6-6, 7-7 महीने तक दिक्कतें आई हैं। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और क्लाइंट को कहीं से भी हाइड मत करिए, क्लाइंट को सीधा बताइए कि इसमें ये दिक्कत आ रही है और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में हम सरकार के साथ भी टच में हैं। हमारे इंस्टीट्यूट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं और सब सरकार को अपनी चीज़ें बता भी रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। तो कोशिश तो ये है कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनवाई करेगी और जल्दी से जल्दी ये जितनी भी समस्याएं हैं, खासतौर से पोर्टल की, अपलोडिंग की या फॉर्म से रिलेटेड, उनको दूर करेगी। कल माननीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट भी डाला है इस पर कि जितनी जल्दी हो सके MCA की जो समस्याएं चल रही हैं स्टेक होल्डर्स के साथ उसको पूरा किया जाए। उठता है जो आम दर्शक जानना चाहेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये जो वेबसाइट लॉन्च किया था इस कार्य को व्यवस्थित करने के लिए और अच्छा सुगम बनाने के लिए, वो उन्होंने किया था और फिर डूइंग बिजनेस के लिए उन्होंने उसमें काफ़ी संशोधन किए MC V3। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है अनुज जी? बेसिकली जब हम लोग, मैं उस टाइम का कंपनी सेक्रेटरी हूँ जब फिजिकल फाइलिंग हुआ करती थी, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई आपको कंप्लाइंस करना है तो वो फिजिकल फॉर्म आप भरेंगे जो फॉर्म प्रेस्क्राइब थे और उसके बाद उसको डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे। आगरा के लिए वो, जैसे सर ने बताया कि वो कानपुर में है ROC, दिल्ली की कंपनियों के लिए दिल्ली में ROC, हर एक स्टेट का एक ROC डिफाइंड है। वहाँ जाके हम लोगों को फिजिकल उस पटल पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, लेकिन वो पटल पे सबमिट जो डॉक्यूमेंट हम करते थे वो टाइम डिफाइंड था कि 10 बजे से लेकर और 5 बजे तक, 6 बजे तक ऑफिस खुलेगा, उसी बीच में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने और सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। तो जैसे काम का लिमिटेशन था, प्रोफेशनल्स या हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी ओनर्स हैं, अगर उनको सैटरडे को कुछ काम कंप्लीट करना है और वो जल्दी है कुछ काम करने की, तो वो मंडे जाके ही होगा। और पूरे दुनिया के अंदर जो वर्किंग प्रोफाइल था वो कंप्यूटर आने की वजह से चेंज हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर ये हमको टाइम्स के हिसाब से चलना है
पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को पूरा सिस्टम के हिसाब से मेंटेन करना है तो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक हो जाने चाहिए। MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज के लिए ये सबसे पहले शुरू किया। यानी आप ये देखिए, ना ट्रेडमार्क एक्ट पहले डिजिटलाइज हुआ, ना इनकम टैक्स डिजिटलाइज हुआ, सबसे पहले जो डिजिटलाइजेशन हुआ वो कंपनीज एक्ट में हुआ। और वो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके कंपनी का जितना भी फाइलिंग का पोर्टल था वो क्रिएट किया 2006 में। और उस टाइम पे भी जब भी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, हम अगर ये मान के चलें कि हम अपना घर चेंज कर रहे हैं या हम अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, तो हमें उतना ही दिक्कत आएगी घर चेंज करने में, ऑफिस चेंज करने में, कि जो हम पहले रह रहे थे, जो हमें आदतें थी, काम करने का ईजीनेस था, हर चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी थी पिक करना, वो सब टफ हो जाती है क्योंकि उतना टाइम हमें सेट होने में लगता है हर चीज़ से। वैसे ही 2006 में भी था। फिर जब भी MCA में चेंजेस आए, चेंजेस क्यों आए? चेंजेस लाने का रीज़न ये था कि कंपनी लॉ में लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने सजेशंस दिए हो, चाहे फिकी ने अपने सजेशंस दिए हो, स्टेक होल्डर्स ने दिए हो, प्रोफेशनल्स ने दिए हो, तो गवर्नमेंट ने टेक नोट किया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कंप्लाइंस हम कर रहे हैं, उस कंप्लाइंस में ये फॉर्म जो रिएक्ट कर रहा है वो उसमें हमें डेटा जो रिपोर्टिंग चाहिए वो वैसा नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली बैक एंड पे गवर्नमेंट को वो चेंजेस करने पड़े उन फॉर्म्स पे। तो जब भी चेंजेस आएंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पे आता है, वो फॉर्म्स पे भी आता है, वो फॉर्म्स जो हम लोग भर रहे होते हैं वहाँ भी आता है, जो MCA ड्राइव चल रहा होता है उस पर भी आता है, बैकएंड जो उसको मेंटेन कर रहा होता है उस पर भी आता है। जैसे इनिशियली TCS कर रहा था, बाद में फिर वो इन्फोसिस के पास आया, फिर उसके बाद वो आज की डेट में हम लोग L&T इन्फोटेक के साथ काम कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर कंपनी की सर्विसेज को लेके नहीं है, गवर्नमेंट पे ये कंसर्न है कि हम लोग कंप्लाइंस और बेटर कैसे कर सकते हैं। जिस वक्त ये फिजिकल सिस्टम से डिजिटलाइज हुआ था और आज तक भी हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल भी बनाते हैं, फिर उनको स्कैन करते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसमें आप स्टेशनरी भी वेस्ट कर रहे हो, पेपर्स भी वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप वही कंप्लाइंस 2 बार कर रहे हो। एक बार आप इलेक्ट्रॉनिकली उस फॉर्म को रिपोर्ट कर रहे हो, एक बार आप उसको फिजिकली कंप्लीट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं V3 लाने का पर्पज़ ये है कि वो कुछ पार्ट है फिजिकल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, वो किसी तरह से एलिमिनेट किया जा सके, और ये जो 2 बार करने वाला काम है इसको 1 बार किसी तरह से किया जा सके, ऐसा कुछ कोशिश मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मंशा है। इसके साथ साथ दूसरी मंशा ये है, जब हम V3 में आ रहे हैं तो बहुत सारे फॉर्म्स हमारे वेब बेस्ड कर दिए गए हैं। यानी वो इन्फॉर्मेशन जो है कि आप अपना पैन नंबर डालेंगे, आप अपना DIN नंबर डालेंगे, कंपनी का SIN नंबर डालेंगे, तो वो ऑटो फिल्ड होके आएंगे। बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट कर दी गई। कोरिलेट करने का रीज़न कई सारे हैं, वो टैक्सेशन से भी जुड़ा हुआ है, वो GST से भी जुड़ा हुआ है, कि जिससे सारा डेटा एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोलेट हो जाए, सबको इन्फॉर्मेशन कॉमन मिले। पीछे कुछ समय में ऐसा भी देखा गया था कि एक कंपनी के अंदर इन्फॉर्मेशन जो कंपनी लॉ में फाइल हो रही है वो अलग फाइल हो रही है फिगर्स के साथ, इनकम टैक्स में जो फाइल हो रही है वो अलग फाइल हो रही है फिगर्स के साथ। तो ये जो अलग अलग फाइल हो रही थी, इसको किसी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैंने फिजिकल फॉर्म भरने के लिए फिजिकल मेरे पास बैलेंस शीट आई, उस बैलेंस शीट को मैंने स्कैन किया और फॉर्म में अटैच करके फाइल कर दिया। अब या तो वो फॉर्म खोला जाए और उसके बाद उसे फिजिकल डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा से मैच कराया जाए, तो उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा गवर्नमेंट को। इसको सिस्टम बेस करने के लिए, अपना जो उनका रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि सारे फॉर्म की डेटा जो फीडिंग हो रही है वो क्यों ना इलेक्ट्रॉनिकली वेब बेस्ड फॉर्म पे करा दी जाए, तो जो बैक एंड मास्टर सिस्टम होगा वो आराम से दोनों को मैच कर लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है। आपकी बात सही है कि जब सिस्टम चेंज होता है हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो नहीं एक प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे आज की डेट में बिल्कुल ठीक है कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं। हमने पिछले साल LLP में भी बहुत प्रॉब्लम देखा, और कहीं हद तक LLP का जो पोर्टल V3 में कन्वर्ट हुआ था तब उस वक्त भी हम लोगों को उतनी दिक्कत थी, और कहीं कहीं तो आज भी वो ऐसे कुछ लॉ वो फंसे हुए हैं फॉर्म्स जिनका आज भी रेजोल्यूशन नहीं दे पा रही मिनिस्ट्री। लेकिन कंपैरेटिवली जो मिनिस्ट्री का एक सोच है, ओवरऑल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सिस्टम का ग्रोथ जो करना है देश को, तो वो इसी तरीके से हो सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं माना गया। उसके रेफरेंस में ये V3 का अपडेशन लाएगा। प्लीज आप बताइए, आप कुछ। सर बिल्कुल मैं आपकी इस बात को अग्री करती हूँ कि शायद गवर्नमेंट का अपग्रेडेशन इसी वजह से आया है, लेकिन जब आपको याद होगा 2006 में जब अपग्रेडेशन हुआ था तो उन्होंने उस चीज़ को पहले से फोर्सी किया था कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। उन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए थे। इनफैक्ट लोगों को स्कैनिंग नहीं आती थी, आप उस फैसिलिटेशन सेंटर में जाके स्कैनिंग भी करा सकते थे, साइज भी कम करा सकते थे, वहाँ खड़े होकर आप फाइलिंग तक कर सकते थे। उनके पास कियोस्क बने हुए थे, देवर मेनी कियोस्क, और हर सिटी में उन्होंने ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए थे। सेंटर की तरह अवार्डेड था आगरा में,
मेरा ऑफिस अवॉर्डेड था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से उसी काम के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चूंकि वो उस वक्त बिल्कुल गवर्नमेंट का नया ट्रायल था। आज हम जो देख रहे हैं वो कंप्लीट डिजिटलाइजेशन नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ अपग्रेडेशन है। आज हम लोग लगभग 2006 से और अगर 2022 तक अगर हम बात करें तो लगभग 16 साल हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम कर चुके हैं। तो मिनिस्ट्री का ये मानना है कि ये सिर्फ अपग्रेडेशन है, चूंकि वो अपग्रेडेशन में इतनी सारी चीज़ों ने बैकएंड में देखना पड़ी कि वो सिस्टम उनका उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उस चेंजेस को, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को नॉर्मल फाइलिंग में तो सर उसके लिए परेशान तो स्टेक होल्डर्स और प्रोफेशनल्स ही हो रहे हैं ना। बिल्कुल। दे शुड हैव टेकन कि कुछ ना कुछ उन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना चाहिए था, फोर्स ही करना चाहिए था इस चीज़ को भी। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल स्टेक होल्डर्स हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है, फरवरी 2022 में जब वो LLP लाए तब उन्होंने देखा कितनी प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने 9 दिन के लिए कहा था हम वेबसाइट बंद कर रहे हैं, लेकिन 9 दिन से कुछ नहीं हुआ। उसको उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया, फिर उसे लॉन्च भी कर दिया, लेकिन कितनी फाइलिंग हो रही थी। उन्होंने निकाला कि हाँ सारी फाइलिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप ही बताइए ना इनकॉर्पोरेशन कितने हुए थे उस पीरियड में। मेरे तो एक क्लाइंट था जिसने फरवरी में अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था LLP का, उसका जुलाई में जाके फॉर्म फाइनली फाइल हो पाया था। वो सारे पीरियड में हम लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ पर वर्किंग कर रहे थे, पर वो वर्किंग सक्सेसफुली नहीं हो रही थी। अब उसके लिए कौन सफ़र कर रहा है, स्टेक होल्डर और प्रोफेशनल। चिराग, इस चीज़ में केवल एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बदलाव समय की ज़रूरत होती है। MCA ने बदलाव लाया, भारत सरकार ने बदलाव लाया, उसका स्वागत है, और हम प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी है कि हम सरकार का कोई भी अगर प्लान है तो उसको एग्जीक्यूशन करने में जो हमारा रोल है उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। पर सर मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, एक आम जनता की तरह मैं जानना चाहूँगा कि शहर में अगर मेट्रो का काम चल रहा है तो क्या सरकार उस रोड पे जाना आपका प्रतिबंधित कर देती है? नहीं, सरकार उसके लिए आपको एक ऑल्टरनेट रोड बना के देती है, एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाती है जिस रास्ते से आप अपने घर जा सके। क्योंकि एक इंसान का लक्ष्य होता है उसके घर जाना, उसका लक्ष्य है, उसको इस चीज़ से कोई दुविधा नहीं है, कोई संकट नहीं है। अगर उसको 1 किलोमीटर चल के जाना है घर, ऑल्टरनेट रोड से 2 किलोमीटर जाना है, वो जाएगा। सरकार का स्वागत करेगा, उसके फैसले का, उसके निर्णय का स्वागत करेगा कि आगरा में मेट्रो आ रही है, मेरे शहर का विकास हो रहा है, मेरे शहर का फायदा हो रहा है। ऐसे ही हमें कि V3 आ रहा है, हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम क्या, पूरा कॉर्पोरेट इसका स्वागत करता है, पर सरकार को उसके लिए एक ऑल्टरनेट रिजोल्यूशन भी देना चाहिए कि अगर V3 में किसी भी चीज़ में आपको समस्या आ रही है, अगर 10 दिन आप किसी भी फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं या आप 10 दिन किसी भी कंपनी को नहीं बना सकते हैं, तो आप इस दूसरे प्रोसेस के जरिए, चाहे वो फिजिकली आप फॉर्म सबमिट करें, जैसे सर ने बताया कि 2006 से पहले हम लोग कानपुर जाते थे और वहाँ जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे, तो शायद सरकार एक ऐसा दूसरा मैकेनिज्म भी दे सकती थी, या कुछ टाइम के लिए जब तक सरकार V3 पे 100% एक्यूरेसी नहीं ले आती, तो शायद जब तक V2 को ऑल्टरनेटली भी अगर चालू कर लेती तो उस सब चीज़ों से स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा होता। तो मेरा भी प्रश्न आपसे यही है कि V3 का हम सब स्वागत करते हैं, हमें सरकार के इस फैसले से कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसके साथ हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, क्योंकि V3 लाने का पर्पस केवल और केवल देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। V3 इसीलिए आया था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिकेशन की बात आपने करी कि 2006 में समस्या थी, सारा कुछ फिजिकल होता था, सरकार ने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आई। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हो रहा था V2 में भी काम, बट V2 में कई समस्याएं थी, जैसे किसी भी डायरेक्टर है उसके DSC का गलत उपयोग कर लिया गया, उसको नहीं मालूम पड़ता था। तो उन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने V3 इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे आप डायरेक्टर का DSC बिना उसका लॉगिन बनाए नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, या उसको कोई भी लीगल नोटिस आना है या कोई भी मिनिस्ट्री से कॉरेस्पेंडेंस आनी है, तो वो जो उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या मोबाइल है या उसका लॉगिन है, वो सब पे आएगी। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और समय की ज़रूरत है और होनी भी चाहिए, बट उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी होना चाहिए, क्योंकि देश की इकनॉमी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। अभी आगरा में समिट हुई थी, रिसेंटली लखनऊ ग्लोबल समिट खत्म हुई है। लखनऊ ग्लोबल समिट में यूपी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। अब उन सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक कंपनी की, एक कॉर्पोरेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंसान को नई कॉर्पोरेट बनानी है, उसको नई कंपनी बनानी है, तो वो कैसे बनाए? क्या इन्वेस्टर को इतने लंबे समय तक आप देश में बुला रहे हैं और फिर एक चित्र बना रहे हैं कि हमारे यहाँ कंपनी बनाने में अभी टाइम लगेगा या समस्याएं आ रही हैं? तो इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट नेचर की समस्याएं नहीं है।
अगर आप देखिए तो जो जितनी भी कंपनियां हैं जो अपने ऐप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह बनाती हैं, अगर वही इसी चीज़ को आगे लेके जाती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब पहले टाटा कंसल्ट TCS के पास ये सारा कार्यक्रम था, फिर उसके बाद इन्फोसिस पे आया, तब भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है, थोड़ा सा जो है सजेशन उनको नए डालने पड़ते हैं जिसकी वजह से समस्याएं आती हैं। अब L&T कर रहा है तो L&T भी इसको फेस कर रहा होगा। तनाव में वो भी होंगे कि भाई हमारे देश की एक छवि धूमिल हो रही है, दूसरा हमारे काम डिले हो रहे हैं। लेकिन आप ये सोचें कि बच्चे को जो दौड़ना सीख चुका है उससे कहें कि तुम घुटनों के बल चलना सीखो, वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फिजिकल तो कुछ हो ही नहीं सकता आज की डेट में। इस बात को और ऐड करूँगा कि जैसे आपने कहा या तुलिका मैम का ये था कि फिजिकल एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए। आपको ये भी बता दूं मैं कि 2006 में जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, डिजिटलाइजेशन हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किया था, तो जितने पुराने डॉक्यूमेंट थे वो सब डिजिटलाइज हुए थे, यानी स्कैन किए गए थे और वो स्कैन करके आपकी रिस्पेक्टिव कंपनियों की सेपरेट फाइल्स बनाई गई थी। क्योंकि मैं अपने ट्रेनिंग भी ROC में किया तो उस वक्त ये काम मैंने किया है वहाँ पे। मैं रीडिंग हुई थी सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की, हमें पुराने डॉक्यूमेंट्स की ना ऐसी गंदी फाइल्स बाद में की थी, सबसे पहले उसके स्कैनिंग करा था नहीं सर, पहले रीडिंग हुई थी फिर स्कैनिंग करने के बाद उसको डिजिटलाइज किया गया था। अब अगर कोई भी फॉर्म आज की डेट में आपको फिजिकली अलाउ कर दिया जाएगा तो वो कोरिलेशन ही नहीं करेगा, आप खुद भूल जाएंगे कि मैंने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आज जब आप सर्च करते हो MCA पे अपने पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स की तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होते हैं 100 रुपीज़ की फीस देके। जो फिजिकल फॉर्म आप फाइल कर दोगे आपके लिए तो एक काम कंप्लाइंस वाला पूरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को भी सर्विस में बोल देंगे कि मैंने ये कंप्लाइंस देखो आपका कर दिया। लेकिन अब उसके काउंटर पार्ट पे अगर जाए, रेगुलेटर उसे कैसे हैंडल करेगा ये भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि रेगुलेटर के पास कुछ डेटा तो हो गया इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल, कुछ डेटा हो गया फिजिकली अवेलेबल, और जैसे ही ये टीथिंग इशू खत्म होगा V3 का, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिकली शुरू हो जाएगा। तो उनके पास उतना मैनफोर्स वर्कफोर्स ही नहीं होगा कि वो जो बीच में आपने फिजिकल फाइल करवा दिया किसी ऑप्शन में, उसको वो डिजिटलाइज करके उसी सिस्टम में पूरा डाल दें तो वो मैच हो जाए पुराने इलेक्ट्रॉनिक के साथ, नए इलेक्ट्रॉनिक के साथ, और बीच का फाइलिंग किया हुआ जो फिजिकल ऑप्शन तो कहीं तैयारी की कमी है। इसलिए शायद जो आप देखो एक हाई कोर्ट दिल्ली में एक रिट भी डाला गया था फिजिकल फाइलिंग अलाउ करने के लिए, उसको भी अभी होल्ड कर दिया गया, उसमें भी जज ने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि हमें फिजिकली अलाउ करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि मैं भी एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस बात से बहुत अच्छे से सहमत हूँ कि जो V3 के इश्यूज है वो ज़्यादा है। पिछले 1.5 से 2 महीने हो गए हम सारे प्रोफेशनल्स को, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, वो एडवोकेट हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ICW हो, जो भी कंपनी सेक्रेटरी की पहले लेवल के प्रैक्टिस करते हैं, कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, उनको MCA से फिलहाल दिक्कत है। और ये भी बोलने में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं कि हमारे बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 से 2 महीने में लॉकडाउन में शायद फिर भी कुछ काम किया होगा, लेकिन उनके लिए आज की डेट में लॉकडाउन जैसा ही माहौल है। रेवेन्यू मॉडल पे अगर देखें तो उनका अर्निंग आज की डेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपनी लॉ की, उनके लिए ये सबसे बड़ा साधन होता है उनके रेवेन्यू अर्निंग। जब से ये वेब पोर्टल आया है, पिछले मेरे को तो दिखता है कि LLP का भी जब से काम स्टार्ट हुआ है, जब से ये अब दोबारा से कंपनीज के लिए चालू हुआ है, पिछले 1-1.5 साल से हम लोग इन ग्लिचेस को फेस कर रहे हैं। लेकिन अब जो मेन अब जनता जो जानना चाहती है कि क्या ये जो V3 पोर्टल आया है इससे क्या बेनिफिट जनता को मिल सकते हैं या स्टेक होल्डर्स को मिल सकते हैं, क्यों इसको ऐसे V2 से कन्वर्ट करके V3 पे लाया गया? चिराग जी प्लीज बताइए। सर V2 से जो V3 पे लाया है उसका मेन पर्पस यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी इश्यूज V2 में आते थे, जैसे अगर मैं बात करूं कि पहले भी मैंने कहा था कि कोई कंपनी का डायरेक्टर है और उसके DSC का मिसयूज हो रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है, या डायरेक्टर कहता था कि ये नोटिस, एक्चुअली जैसा कि हम लोग सर ने पहले भी बताया कि मिनिस्ट्री का सारा पर्पस ई पे है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे वो कोई भी कॉरेस्पेंडेंस हो, नोटिस हो, वो आपके घर पे ना आके, आपके मेलिंग पते पे ना आके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का एड्रेस चेंज हो जाता है और हमारे को मिनिस्ट्री से कोई डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ, कोई भी लेटर रिसीव हुआ तो वो हमारे को रिसीव नहीं हो पाता था क्योंकि हमारे घर का पता बदल चुका है या हमने वो पता रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं कराया है। तो उन सब चीज़ों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री आज की डेट में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहती है या जो भी आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहती है वो मेल के थ्रू करती है। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपके मेल के थ्रू हो जाएं। कई बार लोग कहते थे कि मेरे को मेल रिसीव नहीं हुई, तो इसीलिए जो V3 में मेन पर्पस है, V3 का मेन पर्पस ये है कि हर डायरेक्टर का एक अलग लॉगिन क्रिएट होगा, उसकी एक अलग यूज़र आईडी होगी, एक सेपरेट यूज़र आईडी होगी। उस यूज़र आईडी में, उस लॉगिन में उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं या उससे संबंधित जो भी
इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन उस लॉगिन पे अवेलेबल होगी। तो कोई भी डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं मिली, मुझे नहीं मालूम पड़ा कि सरकार ने मेरे को क्या नोटिस भेजा है, या मेरी मेल डिलीट हो गई, या मेरे को मेल रिसीव नहीं हुई। क्योंकि कई बार लोग इन चीज़ों का हवाला लेते हैं, या कई बार ये सब चीज़ें कहते हैं कि मेल मेरे स्पैम में चली गई। उसके अलावा V3 जो लाने का मेन पर्पस है गवर्नमेंट का, वो ये है कि चीज़ों को कहीं स्ट्रीमलाइन किया जाए और ज़्यादा ईजी किया जाए। स्टेक होल्डर्स को आगे भी ये फायदा होगा कि जो डेटा है, जैसे जब हम कोई भी फॉर्म फाइल करते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें हमारे को आज की तारीख में दोनों सालों का डेटा फीड करना होता था, नए ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। बट जब V3 आ गया है तो प्रीवियस ईयर का सारा डेटा उसमें इंपोर्ट होके आएगा, ताकि आप कोई भी उस प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें। हर चीज़ का एक रिकॉर्ड होगा। जैसे कोई भी कंपनी है, अगर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का मेन पार्ट होता है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट करती है, कोई भी ऑल्ट्रेशन करती है, तो कई बार कंपनी ये नहीं शो करती है कि जब से ये कंपनी बनी है इसके मेमोरेंडम में कितने ऑल्ट्रेशंस हुए हैं, कितने ज़्यादा बदलाव हुए हैं। वो सारे बदलाव अब इस V3 पोर्टल के जरिए उस कंपनी के दिखाई देंगे। उस मेमोरेंडम में कंपनी जब से बनी है और आज तक उस कंपनी में जो भी बदलाव हुए हैं, वो सारे बदलाव MCA पोर्टल पे उस MOA के थ्रू आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा कई बार आपका समय भी बचेगा। जैसे कि बात आती है समय, आज की डेट में प्रोफेशनल्स के लिए या हर आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। तो वो कहीं ना कहीं टाइम सेविंग भी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा डेटा जो आपको मैनुअली फीड करना पड़ता था, मैनुअली भरना पड़ता था, वो सारा डेटा आपका ऑटोमेटिकली फीड होके आएगा। और जैसा कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट है कि कोई भी डिक्लेरेशन है, कोई भी अंडरटेकिंग है, तो वो आप पहले एक पेपर पर बनाते थे, उस पेपर को साइन करते थे, फिर वो पेपर स्कैन होता था, स्कैन होने के बाद उस पेपर को आप अपलोड करते थे। तो कहीं ना कहीं उसमें भी समस्याएं आती थी। लोग कहते थे कि ये साइन गलत हैं, या ये मेरे साइन नहीं है, ये फ्रॉड साइन है। तो वो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी सरकार ने वो सारी डिक्लेरेशंस अब नए ई फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दी हैं, ताकि जो भी बंदा उस फॉर्म को साइन कर रहा है, चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, प्रमोटर हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, तो वो अपने डिजिटल से उस फॉर्म को साइन करेगा। तो वो ये नहीं कह सकता कि ये इससे पहले जो कागज़ मैंने साइन करके दिया था वो मेरे साइन नहीं थे, या मेरे साइन का मिसयूज़ किया गया, या कोई गलत कागज़ मुझसे साइन कराया गया। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। एक और जहाँ केंद्र सरकार से लेकर विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ निवेश आमंत्रित करने के लिए समिट्स का आयोजन कर रही हैं, जिसमें निवेशकर्ता भी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके निवेशकर्ताओं के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। नई कंपनीज और नए स्टार्टअप जो कार्य करने शुरू करने जा रहे हैं, वो बड़ी सुगमता से अपना व्यापार उद्योग शुरू कर सकें। तो इसलिए जो भी बाधाएं हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सरकार के स्तर से दूर करने का कार्य होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी अपने कार्यक्रम सुनो सरकार में। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।